दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अगला पार्ट करने वाले हैं मैला आंचल उपन्यास का। उपन्यास बहुत बड़ा है इसलिए इसमें टाइम भी लग गया है थोड़ा, ठीक है। पर चलिए आगे पढ़ते हैं। पीछे जो वीडियो मैंने डाली है उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत जाट, डॉक्टर प्रशांत जाट नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ पूछते हैं कि एक मिनट। जात पूछते हैं। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जात के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है, जाति डॉक्टर है। डॉक्टर? जाति डॉक्टर बंगाली है या बिहारी, हिंदुस्तानी? डॉक्टर जवाब दे देता है, जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूट जाता है। ब्राह्मण है? कौन ब्राह्मण? गोत्र क्या है? मूल कौन है? शहर में कोई किसी से जाति नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के अलावा पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात तो ये थी कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती। तब शायद जाति पाति के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने में वह भी गर्व महसूस करता। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के दिन भी प्रशांत को कुछ ऐसा ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। रात भर वे जागा रहा। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फार्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के अरिष्ट कोष में आकर बैठ गए थे। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता है। लोग बरबस उसकी और उंगली उठाकर कहने लगते थे, उसे उपाध्याय जी ने कोशी नदी में पाया था। बंगाली डॉक्टर ने पाल पोस कर बड़ा किया था। ये कंसेप्ट आपकी बुक में ऑलरेडी है, ठीक है। फिर लोगों के चेहरों पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लावारिस लाश को भी लोग उसे वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ में उमड़ती हुई कोसी मैया की गोदी में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना भी की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी। नई हांडी? उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ। जरा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी के हिलोर से हांडी हिली और उससे एक थोड़ा सांप गर्दन निकालकर फों फों करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई, मानो माँ ने थपकी देना बंद कर दिया हो। बस यही उसके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने ढंग से सुनाता है। आदर्श आश्रम में, ये ऑलरेडी आपकी बुक में है ना, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। आदर्श आश्रम में एक बुढ़िया युवती थी, स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपालीन से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वह हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती थी, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ये इतनी सी चीज़ जो है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से इतनी सी चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वह दिन काट लेती थी। उस दिन जब उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी, प्रशांत!
आभार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया। आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराट नगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कढ़ाई की मास्टरनी नियुक्त हुई थी, है ना। ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। एक मिनट पेन ले लो। ये वाला पॉइंट, यार पेन ही नहीं आ रहा है। ये वाला पॉइंट भी आप याद रख लेना, ठीक है। चलो, अच्छा, स्नेहमयी के स्नेह अंचल में पलते हुए किशोर प्रशांत एक कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वह सितार के भलार और रविंद्र संगीत के बसंत बहार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी था। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजन वाली की पंक्तियों पर रविंद्रिक सुर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट से बादल के कवायतों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वह सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता था कि दर्जनों जोड़े बूट चटक उठे। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय से आईएएस पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। मां की इच्छा थी कि वे डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की किसी गली में वह हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया। विजय का आशीर्वाद लेकर भेजने वाली थी श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा। अच्छा, याद रखना है कि लाहौर से प्रशांत के लिए मनी ऑर्डर किसने भेजा था, इस लाइन को याद रख लेना, ठीक है। ये स्नेहमयी, एक मिनट यार, ये स्नेहमयी चोपड़ा ने, यार ये क्यों नहीं आ रहा है आज, पेन को क्या हो गया होगा। ये वाली है ना, ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आगे चलते हैं। एक माँ ने जन्म लेते ही कोसी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहरों को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वे हाउस सर्जन का काम कर रहा था तब देशव्यापी आंदोलन छिड़ा, है ना। 1942 ईस्वी में नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता, गुप्त आंदोलन को भी सक्रिय रूप से चला रहा है। मंझला पुत्र बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था, वह पहले ही नज़रबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वह कैसे बच सकता था, उसे भी नज़रबंद कर लिया। जेल में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे, ठीक है। अच्छा, वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काले अजर पर शोध कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं कि प्रशांत पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला अजर के संबंध में रिसर्च करना चाहता है। उसे सरकारी सहायता दी जाए, मिनिस्टर साहब ने कहा था। लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। जी मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा था, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है सहरसा का वह हिस्सा जहाँ हर साल कोशी का तांडव नृत्य होता है, और ये पूर्णिया का पूर्वी अंचल है जहाँ मलेरिया और काला अजर हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आता है। अच्छा, यहाँ पर भी याद रखिएगा, है ना, ये सहरसा का वह हिस्सा है जहाँ हर साल कोशी का तांडव नृत्य होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, किस जगह पे बात की है। मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये है कि सवाल जवाब कुछ नहीं। मुझे किसी मलेरिया सेंटर में भी भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम MBBS हो और मलेरिया काला अजर सेंटरों में
LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। जब तक मैं ये रिसर्च पूरी नहीं कर लेता मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डिग्री किस काम की। बहुत मेहनत से नई और पुरानी फाइलों को उलट कर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ा करके मिनिस्ट्री साहब ने मॉर्टिन की दी हुई ज़मीन के बारे में पता लगाया है। 20-22 वर्ष पहले मिनिस्टर साहब पूर्णिया में ही वकालत करते थे। पहले मॉर्टिन को उन्होंने देखा था। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में यह खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले के मैरीगंज नामक गांव में मलेरिया सेंटर खोला गया है। द स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड काला अजर इन्वेस्टिगेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इकोनॉमिक। प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। अब मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा बेवकूफ़ है ना। ये सर्जन कौन थे ये भी याद रखना है। यहाँ पे मैं सर्कल कर देती हूँ। सर्जन है डॉक्टर पटवर्धन। कहा बेवकूफ़ है। ENT के प्रधान डॉक्टर नायक बोले पीछे आंखें खुलेंगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राय की भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है मालूम है। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुश थे। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो हमें लिखना। प्रशांत का गला भर आया। मद्रास के मेडिकल गजट में संपादकीय लिखकर डॉक्टर प्रशांत का अभिनंदन किया। कहाँ पर? मद्रास के मेडिकल गजट में। और जिस दिन वह पूर्णिया आ रहा था स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही थी। कौन है? ममता। हाँ ममता ही थी। आते ही बोली आखिरकार तुम्हारा ही माथा खराब हो गया। तुमने तो कभी बताया ही नहीं। बहिलदार है तुम्हारी, बलिहारी है तुम्हारी। ओ प्रशांत तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी से तुम्हारी चिट्ठी दी, रुमाल से फूल और बेलपत्र निकाल कर। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है ना। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से घुमाते हुए ममता ने कहा। जो याद रखना है ममता ने रुमाल से क्या निकाला था? फूल और बेलपत्र। बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करें। पहुँचते ही पत्र देना। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता तुमने कहा था पहुँचते पत्र देना। पहुँचने के 1 सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूँ। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेजा है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर है मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। ये एक नई दुनिया है, इसे बजा देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वही मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जर्नल सर्वे चल रहा है। खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है यहाँ कौवों को भी मलेरिया होता है। अच्छा, किसने कहा? प्यारू ने कहा। ये बात किसने कही थी कि हाँ कौवों को भी मलेरिया होता है? प्यारू कहता है, ठीक है। प्यारू कहता है यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गड़हियाँ भी किस्म किस्म के कमल और कमलिनी से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। गाँव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ ये है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सर लात पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। ये मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का ये हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारण सुंदर होती हैं, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं हैं। डॉक्टर साहब। कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए कहिए क्या है? डॉक्टर साहब जरा एक बार मेरे साथ यहाँ चलिए। मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी 2-3 बार और ऐसा ही हुआ था। उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए। अब यहाँ पर याद रखनी है
उम्र याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है, बाल खुले और बिखरे हुए, आंखें बंद है। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है, रोशनी काम और धुआं ज्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टार्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी डालता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उठाता है मानो कमल की पंखुड़ियां हों, ब्राइट। पेट कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता है। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों में घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अबेड़ स्त्री आगे बढ़ आती है, युवती की माँ है। जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है, कहती है, डॉक्टर बाबू लर लगाकर देखिए ना। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं, सुई नहीं। माँ, अरे बाप, अच्छा सुई नहीं देंगे? कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। क्या बेहोश हो गई? हाँ, बेहोशी कैसी हुई? डर लगा था। काहे का डर लगा था? तब इसके बाद देह घूमने लगा। ठीक है, अब कैसी है? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगेगा। दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पीऊंगी। वाह, सुई भी नहीं और दवाई भी नहीं, मीठी दवा है। सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ आती है। आंखों की पलकें जरा उठाकर मानो डॉक्टर को डांट देती है। हट, दवा भी मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं है, दवा भेज दूंगा। इससे पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। जोतकी से एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूक भी करवा कर देखा। डॉक्टर साहब, बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है, ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है, क्या दिया जाए? मीठी दवा, कॉम्बिनेटिव मिक्सचर या फिर ब्रोमाइट। अजी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? जी, नाम रंजीत है। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कियाँ से एक ही बीड़ी है तो दीजिएगा। दगदर बाबू। प्यारू, रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दियसलाई दे जाता है। बीड़ी से लगाकर रंजीत अपने आप कहता है, दगदर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई। रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया। रंजीत ने मगर आकर पूर्ण विराम दे दिया। मगर क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की माँ मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके बाद घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया और इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता है। 1000, 2000, 5000 रुपए भी कबूले हैं, मगर आखिरकार में एक पछवरिया कैंथ को घर जमैया रखने के लिए लाए हैं। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती हैं कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुंवारी ही थी ना। अब आप लगे हैं, किसी तरह कमली दैया मैया को आराम कर दीजिए। दगदर बाबू, जो बक्सिंग मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है, तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएगा। कल सुबह फिर एक बार खबर कर देना। 3 खुराक खाइएगा क्या? अभी अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदिल। क्या है? कमली मैया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब कहीन है कि डॉक्टर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत, बहबसा उठाओ, ले चलो बेतार का खबर। हाँ, तुम्हारी कमली दैया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी है, उसकी आंखें बंद हैं, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर रोग का निदान मिल गया है। वे अपने बैग से शीशी सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई सुई नहीं। कमला फिर बेहोश में आती है। बगैर सुई के आपका राग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूँगी। फिर डर लगा था। हाँ। रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ रखो।
हाँ, पी पी लीजिए, ठीक है। कैसी है दवा, मीठी है ना? डॉक्टर पोटवाल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। ये ऑल इंडिया रेडियो है, रात के 9:15 बजे। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ? देखिए, डर की कोई बात नहीं है, सुनिए। मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिल लोकगीत सुनिए। माइएगा हमना बिया हवे अब अपना गोरा के, जो बुढ़वा होए। ये भी याद रखना है। ओ माँ, कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है, हम ना ब्याहे अपना गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला और ब्रोमाइंड का असर हो रहा है, उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। आगमू चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा, 5 बजे भोर को ही आकर वह पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है, पत्र अधूरा छोड़कर वह एक केस देखने गया है। केस अजीब है, केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, कामवृत्ति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती है। शीला से भेंट हो तो कहना, मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की है। 11 नहीं तोरा आहे प्यारी तेन तवरिया से। एक सखी ने पूछा कि सखी, तुम्हारे पास में न तीर है न तलवार है, नहीं तोरा आहे प्यारी तरवरिया में। ये सुनकर और औरतें सदा ब्रिज पर मोहित थी। इसको देख लीजिएगा आप यहाँ, है ना। आगे आ जाइए कि तंतिमा टोली में सुरंगा सदाब्रिज की कथा हो रही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है, आपकी बुक में भी है। ठीक है, कि तंतिमा टोली में सुरंगा सदाब्रिज की कथा हो रही है। महंगू दास के घर के पास लोग जमा हैं। पुरैनिया टीसन से एक मेहमान आया है, रेलवे में काम करता है। तंतिमा टोली के लोग कहते हैं, खलासी जी सरकारी आदमी हैं। खलासी जी यदि लाल पथका दिला दे तो डाक गाड़ी भी रुक जाए। रुकेगी नहीं, लाल पथका देखते ही रेलगाड़ी रुक जाती है। लाल ओढ़ना ओढ़कर गाड़ी पर चढ़ने आओ तो गाड़ी रुक जाएगी और ओढ़ना जब्त हो जाएगा। खालसी बहुत गुनी। ये भी, इसको भी देख लेना, आपको यहाँ से इतना यहाँ से देख लीजिएगा आप, ये है ना। आगे आ जाइए। उस बार सुराजी हुलमाल में खालासी जी ने लिख दिया था, बैंगनबाड़ी के जमींदार के लड़के ने रेल का लाइन उखाड़ा है, बस फांसी हो गई। हेकॉट और नंदन तक फांसी बहाल रही, लेकिन महंगू दास को कौन समझे। बेचारी खालासी जी का एक माल से दौड़ रहे हैं। महंगू दास की बेबा बेटी फुलिया से चुमौना की बातचीत पक्की करने के लिए हर बार खालासी जी भोरी से मोरंगिया यानी कि नेपाली गांजा लाते हैं। तंतिमा टोली के पंचों को पिलाते हैं, है ना। ये गांजा कहाँ से लाया जाता है? मोरंगिया यानी कि नेपाल से। सुरंगा सदाब्रिज गाते हैं, गांव के बीमार लोगों को झाड़ फूंक देते हैं। उस बार उचित दास की डेरा वाली को तुक ताक कर दिया। मरने के 4 दिन पहले बूढ़ा उचित दास संतान का मुंह देख गया, लेकिन महंगू दास को कौन समझाए। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। रमजू दास की स्त्री तंतिमा टोली की औरतों की सरदारिन है। तंतिमा टोली की सरदारिन कौन है, ये आपको नोट करना है। ये आपको ऑलरेडी नोट करना है ना, कि रमजू दास की जो स्त्री है ये तंतिमा टोली की औरतों की सरदारिन है। हाट बाजार जाने के समय, मालिकों के खेतों में धान रोपने और काटने के समय और गांव में शादी ब्याह के समय टोले भर की औरतें उसकी सरदारी करती रहती हैं। राजपूत बामन और मालिक टोले के सभी बाबू बबुआन से मुँह मांगी बात करती हैं, दिल लगी का जवाब हंस कर देती हैं और समय पड़ने पर हाथ चकमा कर झगड़ा भी करती हैं। एक बार तो सिंघवी जी की भी सीसी सटका दिया था। ओह, बूढ़ा हो गया है, चाट लगी हुई है, सिर के बाल सादा हो गए हैं, मन का रंग नहीं उतरा है। हमारा मुंह मत खुलवाइएगा सिंघवी, उससे सभी डरते हैं, ना जाने कब किसका भेद खोल दे। सभी उसकी खुशामद करते हैं। टोले भर की जवान लड़कियां उसकी मुट्ठी में रहती हैं। खालसी जी इस बार लाल बाग मेला उसके लिए असली गिलट का कंगना ले आए, चांदी की तरह चमके। मौसी किसी तरह फुलिया से चुमौनी ठीक कर ले। अरे सूते ले देवों के प्यारे लाली पलंगिया, खाए की गुआ
खिल्ली पान जी। खालासी जी आज दिल खोल कर गा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि वे खुद सदाब्रिज हैं, लेकिन ना तो उसकी फुलिया उसे रहने के लिए विनती करती है और ना महंगूदास चुमौना की बात मंजूर करता है। अरे सूते ले देवो है प्यारे लाली पलंगिया। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।